असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? द फ्रेम विच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम। मतलब जो फ्रेम रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये पर्सन रेस्ट में है, ये भी पर्सन रेस्ट में है, और ये जो लड़का है ये विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो रेस्ट में है, और ये तीनों के तीनों ही पर्सन एक इनर्शियल फ्रेम कहे जाएंगे। रेस्ट में भी में है वो भी, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको भी हम एक इनर्शियल फ्रेम में कहेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो इनर्शियल फ्रेम में कोई कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से एक अ, एक स्ट्रेट लाइन रोड पर मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में भी हम उस व्हीकल को, जैसे हमारे पास ये कार है तो ये कार क्या कहा जाएगा? इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है जो कि एक इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। और अगर हम कार की बात करें तो कार भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो कार है, ये कार क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम है कार। और ये पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी इनर्शियल फ्रेम, पर्सन भी इनर्शियल फ्रेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इससे इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आता है कि यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं होता है, एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है कोई भी बॉडी, क्योंकि हर एक बॉडी एक दूसरे के रेफरेंस में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होता है। जैसे अर्थ की बात करें, अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व भी करता है। तो इस केस में अर्थ को तो हम इनर्शियल फ्रेम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी नाम का कोई टर्म नहीं है और रेस्ट में तो है भी नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम में, अगर हम उसके रोटेशन को इग्नोर करें। ध्यान रहे कि अगर हम रोटेशन को इग्नोर करते हैं, रोटेशन को इग्नोर किया, तो इस केस में अर्थ को हम एक इनर्शियल फ्रेम में मान सकते हैं कुछ हद तक। नॉर्मल केस में हम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं 11th ग्रेड की फिजिक्स, उसमें ऑलमोस्ट हम लेकर चलेंगे कि अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम। तो अर्थ रोटेट करता है, रोटेशन को इग्नोर करें तो इनर्शियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर अगर हम अप्रोक्सीमेट करें कोई इनर्शियल फ्रेम को, तो अर्थ के काफी काफी दूर अगर कोई स्टार है, और स्टार ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करती है, तो हाँ, उस कंडीशन में हम उस स्टार को हम एक इनर्शियल फ्रेम में रख सकते हैं। जैसे कि ये स्टार है और इसको हम इनर्शियल फ्रेम में ले सकते हैं। हालांकि ये स्टार भी मूव करता है अपनी गैलेक्सी के रेफरेंस में। ठीक है, तो नॉर्मल जनरल टर्म में तो हम कोई भी बॉडी इनर्शियल नहीं हो सकता है, एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट ना दिखे किसी सिचुएशन में तो हम उसको इनर्शियल ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो एक्सेलरेट करता है, कोई भी फ्रेम अगर एक्सेलरेट कर रहा है उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या उसकी स्पीड घट रही है किसी बॉडी की, या उसका हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि जब हम रोड पर चलते हैं, यू टर्न आता है तो व्हीकल टर्न लेती है ना? तो उस कंडीशन में भी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। चाहे स्पीड घटे या बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा, और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। तो अगर हम नॉन इनर्शियल का एक एग्जांपल लें, जैसे कि ये एक कार्ट है और कार्ट की स्पीड बढ़ रहा है, इस केस में आप देखोगे कि कार्ट की स्पीड काफी स्पीड से बाहर निकल गया, मतलब कार्ट जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम।
ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कि इस केस में इसकी स्पीड घट रहा है। आप देखोगे कि इसकी स्पीड क्या धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और आगे चल के ऑलमोस्ट वो रेस्ट में हो गया होगा। तो इस केस में भी इस कार्ड को या इस टाइप के कोई भी बॉडी को हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है कि न्यूटन्स लॉ जो होता है वो किसके लिए अप्लाई होता है, इनर्शियल फ्रेम के लिए। कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो कैसे डील करेंगे? उस केस में हम एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो कि हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि न्यूटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई होता है। चाहे वो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या करता है कि इनर्शियल फ्रेम फ्रेम को डिफाइन करता है, और सेकंड एंड थर्ड लॉ या सभी लॉ रूल को अगर जनरल टर्म में हम कहें तो इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होगा, नॉन इनर्शियल में नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो हम जो फॉर्मूला हम जानते भी है, एफ इज इक्वल टू एम में जो फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ, वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, और इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलता है, विच इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम। और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम को भी डिफाइन करता है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी कि फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंटरेक्शन और इंटरेक्शन टू द सराउंडिंग। कोई भी बॉडी अपने आसपास के किसी भी दूसरे बॉडी के साथ जब इंटरेक्ट नहीं करती है तो उसे आइसोलेटेड बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बॉडी को डीप स्पेस में ले चले जाएं तो वो क्या कहा जाएगा, उसका इंटरेक्शन किसी दूसरे बॉडी के साथ ना हो तो वो आइसोलेटेड बॉडी कही जाएगी। ठीक है। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें जो कि बॉडी की तरफ भी उसको देखा जा सकता है, तो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम हैज नो एनी इंटरेक्शन टू द सराउंडिंग। ठीक है, किसी दूसरे बॉडी या सराउंडिंग के साथ कोई फोर्स नहीं लगता है, नो फोर्स। नो इंटरेक्शन मीन्स नो फोर्स, नो फोर्स, ध्यान रखना। और इसके बाद अगर हम देखें तो नेट फोर्स जीरो हो तब क्या होगा, नेट फोर्स में इंटरेक्शन तो होता है लेकिन टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें एक बुक का, तो बुक को जब टेबल पर रखते हैं तो इस केस में क्या होगा कि बुक टेबल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और टेबल जो है बुक पर फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों का इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना फोर्स ये इसका वेट लगा उतना ही फोर्स इधर नॉर्मल लगा। तो नॉर्मल जो होगा वेट के इक्विवेलेंट होगा। और इस पर नेट फोर्स की अगर बात करें, नेट फोर्स की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि जो इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम रहे इनर्शियल फ्रेम, या नेट फोर्स जीरो हो तब भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो वैलिड होता है और इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है। आगे के एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि आइसोलेटेड सिस्टम को ही यहाँ पे समझते हैं कि जैसे ये बॉल है और बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें तो वो ऊपर जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद नीचे रिटर्न बैक करेगा। तो ये इस बॉल का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, अर्थ के साथ हो रहा है। लेकिन इसी बॉल को हम कुछ इस टाइप कर रखे कि काफी दूरी पर इसको अर्थ के साथ कर दें, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो इसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी भी कह सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉडी है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। तो जब भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो हमें एक नया टर्म को जानना जरूरी होता है जो एक्चुअली फोर्स से रिलेटेड होता है। तो वो होता है मोमेंटम, जिसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है जस्ट द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द मोशन ऑफ द मास, है ना। ये मास का मेजरमेंट करता है, मास के मोशन को मेजरमेंट करता है। ओके। तो
इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं इन मास टाइम्स वेलोसिटी। मास के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो कलेक्टिव जो टर्म आएगा उसको मोमेंटम कहेंगे। और मोमेंटम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी होगा। मास टाइम्स वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मास का अगर हम यूनिट देखें तो क्या होगा, यूनिट इसका केजी होगा, वेलोसिटी का क्या होगा तो मीटर पर सेकेंड। दोनों को अगर एक साथ लिखे तो लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। ये इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट। अब आगे अगर मोमेंटम के बारे में और डिटेल में अगर हम लिखें तो इसका फॉर्मूला तो हमें मालूम है, लेकिन इसको अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखें जैसे कि कंपोनेंट के फॉर्मेट में एक्स और वाई और जे के कंपोनेंट के फॉर्मेट में, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये टोटल कलेक्टिव टर्म जो होगा वो एक्स कंपोनेंट। उसी तरह वाई और जेड कंपोनेंट। और आई जे के जो है वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कितना मोमेंटम होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा और जेड डायरेक्शन में कितना होगा। जैसे कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास एम है, इसकी वेलोसिटी अगर वी है कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में होगा, वी एक्स। ये हो जाएगा वी वाई, ये होगा वी जेड। उसी तरह एक्स कंपोनेंट में उसका एम वी एक्स जो होगा उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम और जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो वेक्टर की टर्म है, कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर कर ऐड करके फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे लगाएंगे, तो हमें ये इसका नेट वैल्यू निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब इसके आगे अगर हम देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम मोमेंटम के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन और मास के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ एंड मास के टर्म्स में सीखते हैं कि कैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म आएगा, क्या कैसा आएगा उसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन मास। है ना, कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन उसके नेट फोर्स के प्रोपोर्शन में होगा और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होगा, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और अगर दोनों को हम एक साथ मिलाएं तो राइट साइड वाला जो पार्ट है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम। और अगर हम इसी को आगे हम हटाएं प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, जो कि यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है। और इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, जब 1 किलो का मास हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू हो और 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो बॉडी पर, तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन जो ये टर्म होगा इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ए वुड बी इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई मास, और जब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। और ये भी एक वेक्टर इक्वेशन है, ये क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो अगर हम वेक्टर के फॉर्मेट में लिखें तो इसको हम इस वेक्टर का ये नोटेशन यूज करेंगे। और इसको फिर से हम चाहें तो कंपोनेंट के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कुछ इस टाइप से। और ये ए एक्स ए वाई ए जेड जो है ये इसके कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो अगर एक्स डायरेक्शन में अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो मास टाइम्स एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मास टाइम्स वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड मास टाइम्स जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और इस तरह हम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसमें हम आगे देखें तो इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से यानी कि मोमेंटम के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। चलो देखते हैं यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये तो अभी हमने देखा कैसे आया। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस एक्सेलरेशन को हम कुछ इस टर्म में लिखा जा सकता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टाइम। और अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाइड करें तो डेल्टा वी एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा होता है चेंज, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ था, इनिशियल वेलोसिटी वी आई था,
तो वी एफ माइनस वी आई लिख दिया। और अगर हम इसी में मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये जो होगा ये हमारे पास पी फाइनल बन जाएगा और ये पी इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेक्टर नोटेशन डाल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आगे के स्टेप में कि डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाई एम वुड बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये आ गया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स या इक्वल टू द नेट फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड बी द सेम इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो ऐसा यूनिट फोर्स की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, तो एम इंटू ए, यानी कि एम की वैल्यू तो केजी हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 न्यूटन के। ये 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 केजी मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। जो ये नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा भी। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में आई मीन मतलब कि केजी फोर्स। 1 किलो वेट इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 किलो वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स, यानी 1 किलोग्राम पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करने के लिए हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्योंकि ग्रेविटी के केस में हम क्या लेंगे, माय बैड। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी के केस में क्या लेंगे, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू हम ले लेंगे 9.8, यानी ए की वैल्यू कितना ले लेंगे हम, 9.8। और अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इतना आएगा 9.8। और ये 9.8 किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 केजी वेट के इक्विवेलेंट या 1 केजी फोर्स के इक्विवेलेंट। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, लास्ट इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा। ये वाला जो टर्म है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा नेट फोर्स। ओके, ये हमें क्या देगा, नेट फोर्स। ये नेट फोर्स के बारे में बताया जा रहा है, नेट फोर्स। यानी अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ये आर्बिट्री टाइप बॉडी है, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो टोटल उसका नेट फोर्स हम निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वही यहाँ पर नेट फोर्स बताया जा रहा है।